हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को इन वन शॉट बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो तुमको ये समझना है कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर to form new substances with different properties are called chemical reaction। मतलब कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर लेता हो विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बस यही हो गया केमिकल रिएक्शन। अब इसका एग्जाम्पल तुम यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर लिया विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो बस यही है केमिकल रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लिया, वाटर, जो कि लिक्विड होता है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ देखो एक ये नया सब्सटेंस फॉर्म कर लिया। एक और एग्जाम्पल तुम्हारा यहाँ पे दिया गया है बर्निंग ऑफ कैंडल। जब हम कैंडल को जलाते हैं ना तो ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों होता है। फिजिकल चेंज क्यों हुआ? क्योंकि वैक्स मेल्ट होता है तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उस लिक्विड से सॉलिड में फिर बन जाएगा, तो ये फिजिकल चेंज हुआ। बट बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज क्यों होता है? क्योंकि इसमें कुछ लिक्विड जो वैक्स लिक्विड होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट फॉर्म करता है। जब कैंडल को हम जला रहे होते हैं तो तुम देखते होगे कि जो वैक्स पिघल के नीचे गिर रहा होता है तो वो एक तरह से ना गैसेस के फॉर्म में भी वो उड़ रहा होता है ऊपर। कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस फॉर्म करता है, ठीक है। साथ ही साथ जब जलाते हैं तो हीट भी रिलीज होता है, लाइट भी रिलीज होता है। तो इस वजह से ये केमिकल चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें नया सब्सटेंस मिल रहा है जो कि वो रिवर्स नहीं भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल हो गया केमिकल रिएक्शन का। अब आगे तुम्हारी किताब में एक एक्टिविटी यहाँ पे करके दिखाया गया है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का, जो कि तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं ना तो उसको पहले हम साफ़ करते हैं। क्वेश्चन में आ जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसको क्यों साफ़ किया जाता है और किससे साफ़ किया जाता है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उससे पहले हम साफ़ करते हैं उसको सैंड पेपर से। क्यों साफ़ किया जाता है? क्योंकि उस पर ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है। मैग्नीशियम के ऊपर में ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है, तो उसको हटाने के लिए पहले उसको साफ़ करना पड़ता है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन भी यहाँ करके देखो दिखा दिया हमने। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसके रिएक्शन से क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक वाइट पाउडर होता है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलता है ना ये एक वाइट पाउडर होता है। तो क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ तो उसमें जो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिला वो क्या होता है, किस कलर का होता है, इस तरह क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। ये भी याद रखना कि जब ये जल रहा होता है तो इसकी जो फ्लेम होती है वाइट डेजलिंग फ्लेम होती है, और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। आगे तुम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे तब ये तुमको समझ में आएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। फिलहाल अभी जान लो कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। अब ये क्यों होता है आगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में तुमको ये समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी था जो कि तुम्हारे किताब में दिया गया है। एक्टिविटी से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बनते हैं, ठीक है। चलो अब आगे हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के कुछ प्रॉपर्टीज़ को। तो केमिकल रिएक्शंस के टोटल यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज़ दिया गया है। हालांकि तुम्हारे एनसीईआरटी किताब में ये 4 प्रॉपर्टी है, एक मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया हुआ है जो कि ये भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बट ये प्रॉपर्टीज़ में नहीं दिया हुआ है, बट है भाई ये भी प्रॉपर्टी भी है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखना, ये केमिकल का यहाँ पे स्पेलिंग गलती है, तो भाई इसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना कि सर आपने स्पेलिंग की गलती लिखा हुआ है, हो जाता है टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक। तो यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी को हम एक एक करके समझेंगे। पहले हम लोग समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान किस प्रकार से स्टेट में चेंज होता है। स्टेट में चेंज मतलब समझ रहे हो ना कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड के गैस, इसमें चेंज कन्वर्ट होना। इसके बाद कलर में चेंज होता है, गैस इवॉल्व होता है, टेम्परेचर में भी चेंजेस होते हैं और प्रिसिपिटेट बनता है। इन सब के बारे में एक एक करके आगे अभी हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम चेंज इन स्टेट से। स्टेट में चेंजेस कहने का मतलब अभी हमने समझा दिया है, सॉलिड से लिक्विड बनना या लिक्विड से गैस बनना या डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाना, इसी को कहा गया है चेंज इन स्टेट।
तो कुछ केमिकल रिएक्शंस में हमें चेंज इन स्टेट देखने को मिलता है। जैसे अभी मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया था बर्निंग ऑफ कैंडल का, तो उसमें जो सॉलिड वैक्स था वो बर्न होके वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा था, जो कि वो गैसेस फॉर्म में था। तो यहाँ पे जो वैक्स एक तरह से बर्न हो रहा था, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है। बट क्या सारे स्टेट में चेंजेस होना ये केमिकल चेंज होता है या केमिकल रिएक्शंस होता है? तो ऐसा नहीं होता है। याद रख लेना कि जब कोई चीज़ मेल्ट या फ्रीज होता है ना, मेल्ट या फ्रीज होगा, जैसे वाटर है वो उसको अगर मेल्ट कर, जैसे वाटर नहीं, जैसे मान के चलो आइस है, आइस को तुम मेल्ट करोगे तो वाटर बन गया, लेकिन वाटर से यार फिर से तो आइस बन सकता है ना, उसको फ्रीज कर दिए तो वो फिर से वो आइस बन गया। तो मेल्ट या फ्रीज होता है ना, तो वो फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। और कोई चीज़ अगर तुम बर्न कर रहे होते हो तो वो केमिकल चेंज होता है। जैसे कि हमने सॉलिड को क्या किया था, जला रहा, वैक्स को हम क्या कर रहे थे, जला रहे थे, कैंडल को हम जला रहे थे। तो जब बर्न होगा तब उसमें केमिकल रिएक्शन होगा, मेल्ट या फ्रीज होगा तो उसमें फिजिकल रिएक्शन मतलब फिजिकल चेंज होगा। समझ में आ रहा है? एक और यहाँ पे एग्जांपल तुम देख सकते हो सॉलिड स्टेट का। अभी मैंने ये एग्जांपल भी पीछे बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैस होता है, लेकिन इन दोनों के रिएक्शन से यहाँ पे देखो वाटर बन गया, जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो भाई स्टेट में चेंजेस कैसे हो रहे हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान हमें स्टेट में चेंजेस देखने को मिलता है। दूसरा आगे यहाँ पर दिया गया है चेंज इन कलर। अब केमिकल रिएक्शंस के दौरान कलर में भी चेंजेस होता है। अब इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल तुम देख लो कि जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन जो होते हैं, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, इसका फॉर्मूला देख लो। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 का होल 2 और पोटेशियम आयोडाइड का Ki। अब याद रखो कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स को फॉर्मूला बनाने में दिक्कत आएगी, फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे, जो कि 9th क्लास में तुमने सीखा हुआ होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं आएगा फॉर्मूला बनाने के लिए तो यार कमेंट कर देना, मैं किसी वीडियो में तुमको समझा दूंगा। फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल 2 और पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Ki। तो ये दोनों ना कलरलेस होता है, ये कोई कलर का नहीं होता है। लेकिन इन दोनों के मिक्सिंग से, जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं ना, तो मिक्सिंग से एक प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है लेड आयोडाइड का। यहाँ पे देख लो, ये है लेड आयोडाइड PbI2, जो कि ये येलो कलर का होता है। ये जो PbI2 है ना, यानी लेड आयोडाइड है, ये येलो कलर का हो जाता है। तो भाई देखो यहाँ पे कलर में चेंज हुआ, ये दोनों क्या था, कलरलेस था, बट कलरलेस से ये क्या हो गया, येलो कलर में हो गया कन्वर्ट। तो केमिकल रिएक्शन से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कलर में भी चेंज होता है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे दिया गया है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस में गैस भी इवॉल्व होता है। अब इसका एग्जांपल है जैसे जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है पता होगा, HCl होता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है H2SO4 होता है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस में गैसेस का इवोल्यूशन कैसे होता है, तो कुछ रिएक्शन जैसे जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस जो होता है इसमें इवॉल्व हो रहा होता है। या फिर कैल्शियम कार्बोनेट को तुम हीट करो, उसमें भी तुम देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, यानी गैस रिलीज होता है। तो कुछ कुछ रिएक्शंस में ऐसा होता है कि गैस भी इवॉल्व होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस था वो इवॉल्व हो रहा था, ठीक है। चलो आगे के प्रॉपर्टी को देखते हैं। अगला है चेंज इन स्टेट। अब चेंज इन टेम्परेचर। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर में भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब ये जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर में जो चेंजेस होते हैं, ये दो तरह के हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, हालांकि इसका अगर डिफरेंसेस आ जाए तो डिफरेंसेस यहाँ से तुम लिख सकते हो। एक्सोथर्मिक का मतलब एक्सो मतलब एग्जिट और थर्मिक का मतलब हीट बाहर आना। अगर हीट बाहर आ रहा है यानी कि रिलीज हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम कहेंगे वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इंडोथर्मिक मतलब इंडो मतलब अंदर, इंटर करना मतलब हीट इंटर करना मतलब हीट करना, एंड थर्मिक का मतलब वही हीट हो गया, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जबकि इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, इसमें जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं ना, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है।
अब जैसे तुम देखोगे कि जैसे चूना है, चूना को अगर वाटर में तुम डाल दोगे तो उसमें देखना टेम्परेचर उसमें क्या हो रहा होता है कि टेम्परेचर धीरे धीरे उसका बढ़ना शुरू होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जबकि इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, इसमें हीट प्रोड्यूस्ड होता है या रिलीज होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब इसका तुम एग्जांपल जैसे एक अभी मैंने जो बताया, देखो ये चूना है, चूना को वाटर में डाल दिए तो इससे हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, साथ ही साथ यहाँ से देखो हीट रिलीज हो रहा है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखो हमेशा जो हीट होगा ना, ये एग्जिट होगा, बाहर आ रहा है ना। और इंडोथर्मिक रिएक्शन में यहाँ पे तुम देख रहे होगे, यहाँ पे देखो जो हीट किया जा रहा है, हीट क्या है, किया जा रहा है, तो इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है ना, तो हीट इसमें करेंगे और इसमें हीट क्या होगा, रिलीज होगा। हमेशा तुम्हारा जो हीट, अब देखो ये हीट कई तरीके का हो सकता है, जैसे हम हीट कर दिए या फिर सनलाइट, जो सन का लाइट आएगा उसमें से तो हीट होगा, तो यहाँ पे एक सनलाइट वाला हीट है। या फिर खाना हम बनाते हैं तो उसको भी तो हम हीट कर रहे होते हैं। तो जिस चीज़ को हम हीट कर रहे होंगे ना, वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, जिसमें हीट बाहर आएगा, हीट करने की जरूरत नहीं है, वो बाहर आएगा, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक पांचवा प्रॉपर्टी भी था प्रिसिपिटेट बनना। प्रिसिपिटेट क्या होता है, ये एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है किसी सॉल्यूशन में। जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो केमिकल रिएक्शंस में कभी कभी कुछ सॉलिड प्रोडक्ट बन जाता है जो कि उसमें वो इनसॉल्युबल होता है, मतलब वो नीचे की ओर बैठ जाता है। ठीक है, जैसे कोई एक दो सॉल्यूशन लिए या कुछ भी हम लिए और एक सॉल्यूशन यहाँ पे मेरा बन गया। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन बना तो नीचे यहाँ पे क्या होता है कि कुछ सॉलिड के फॉर्म में कुछ यहाँ पे नीचे की ओर बैठ जाता है। तो ये जो चीज़ होता है ना, इसी को हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, तो इसका तो जैसे तुम एक एग्जांपल देख सकते हो, से बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो इन दोनों का रिएक्शन होता है ना, तो इन दोनों के रिएक्शन से एक हमें वाइट कलर का प्रिसिपिटेट मिलता है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट वाइट कलर का, ये हमें एक प्रिसिपिटेट मिलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रिसिपिटेट बन गया, मतलब कि ये इनसॉल्युबल होगा उस सॉल्यूशन में और ये एक सॉलिड प्रोडक्ट में होगा, इससे ये पता चल रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम समझेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शंस का इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। जैसे हमने जो केमिकल रिएक्शंस पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ये हमने शुरू में ही पढ़ा था पहले वाले डेफिनेशन में भी, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ तो इससे वाटर मिला। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ और वाटर मिला, इसको एक यहाँ पे सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में दिखाना, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। देखो हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला ले लिया H2, ऑक्सीजन का फॉर्मूला ले लिया O2, वाटर का फॉर्मूला ले लिया H2O। तो यहाँ पे हम क्या करें, सिंबल भी हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो जब हम किसी केमिकल रिएक्शंस को सिंबल या फॉर्मूला में लिखते हैं तो उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दो टर्म दिया गया है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस में जो पार्ट आएगा, इन्वॉल्व होगा, उसी को हम रिएक्टेंट कहेंगे। अब जैसे ये वाला देखो, हमने जो एग्जांपल बताया, अब इधर में ये एरो के इस साइड वाला जो पार्ट हो गया, ये तुम्हारा रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट क्या हो गया कि जो नया सब्सटेंस हमें फॉर्म में होके मिलता है। केमिकल रिएक्शंस में जो पार्ट होगा, केमिकल रिएक्शंस जिनका रिएक्शन होगा, वो हो गया रिएक्टेंट, और जो हमें नया सब्सटेंस फॉर्म होगा वो होगा प्रोडक्ट। जैसे कि एरो के इस साइड वाला को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ये इधर वाला हो गया प्रोडक्ट, इधर वाला क्या हो गया, रिएक्टेंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो इजी चीज़ था। अब आगे आ जाते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में। देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ रिएक्टेंट is equal to the number of atom of each element present in product, then the chemical reaction is called, यहाँ पे बैलेंस्ड होगा। ठीक है, ये बैलेंस्ड कर लेना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया गया है कि रिएक्टेंट साइड में प्रत्येक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम इक्वल हो अगर प्रोडक्ट साइड के प्रत्येक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम के, तब उसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। और अगर इक्वल नहीं हुआ तो वो हो जाएगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे एग्जांपल देखो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
जैसे इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है इस वाले एग्जांपल में, तो एक है मेरा जिंक, एक है हाइड्रोजन, एक है सल्फर और एक है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है भाई, जिंक भी है, हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। तो डेफिनेशन हमने क्या बताया कि रिएक्टेंट साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके सभी के नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट साइड के सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो, इधर रिएक्टेंट साइड में जिंक कितना है, 1 है, इधर जिंक कितना है, 1 है, चलो ठीक है, जिंक सही है। इधर देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, मतलब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 हैं, तो इधर हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। इधर सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, सल्फर भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन इधर 4 है, यहाँ भी 4 है। तो भाई ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, क्योंकि दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है प्रत्येक एलिमेंट का, ठीक है। वहीं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। इधर तुम देखो सोडियम के 2 एलिमेंट्स, यहाँ सोडियम के 1 एलिमेंट है, तो अगर एक एटम है, तो अगर किसी एक भी एलिमेंट का अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होगा तो वो बैलेंस्ड नहीं कहलाता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और याद रखना कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को ही हम स्केलेटल रिएक्शन भी कहते हैं। कई बार घुमा के ना क्वेश्चन पूछ देता है व्हाट इज स्केलेटल रिएक्शन। अब बच्चे कई कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, जबकि है वही चीज़, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही है ये, ठीक है। तो अलग अलग नाम भी है, इसको भी याद रखते जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तुम्हारे माइंड में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हैं इसको बैलेंस करने की ज़रूरत हमें क्यों होती है, वाई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस्ड करने की ज़रूरत होती है ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब तुम पूछोगे सर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है बच्चों कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर में जो मैटर होता है वो ना तो बनता है ना तो डिस्ट्रॉयड होता है, ठीक है, ना ही वो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉयड होगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसको तुमको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह नहीं जाएगा, बस एज ए नॉलेज मैंने तुमको यहाँ पे इसके बारे में बताया हुआ है। ओके, ये 9th क्लास में भी तुमको पढ़ना था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जिस बच्चे को बैलेंस करने नहीं आएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंसिंग कैसे करना है इसको भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे तुमको समझा दे रहा हूँ। देखो, बैलेंसिंग करने का ना एक बहुत ही अच्छा सा रूल है। रूल क्या है कि सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को तुम लिख दो। अब जैसे इस वाले इक्वेशन में देखो 2 एलिमेंट्स है, एक है मेरा मैग्नीशियम और दूसरा जो एलिमेंट्स है वो क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, 2 एलिमेंट्स हैं। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो पहले हम करेंगे मैग्नीशियम को बैलेंस। एरो के इस साइड में देखो मैग्नीशियम का नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 है, इसमें नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 है। इधर नंबर ऑफ एटम कितना है मैग्नीशियम का, 1 है, मतलब मैग्नीशियम भाई बैलेंस्ड है, मैग्नीशियम बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन में आते हैं। अब ऑक्सीजन में देखो इधर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 है, इधर नंबर ऑफ एटम्स कितना है ऑक्सीजन का, 1 है, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है। मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड था बट ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है। तो इसको बैलेंस्ड करने के लिए क्या करना होगा, जरा सोचो कि इन दोनों नंबर को हम इक्वल कैसे करेंगे। इक्वल कैसे करोगे, तो इक्वल करने के लिए तुमको मल्टीप्लाई ही करना है, ऐसा नहीं डिवाइड कर दिए सब्ट्रैक्ट कर दिए, ऐसा नहीं, ठीक है, तुमको मल्टीप्लाई ही करना है। या तो इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या तो इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तब ही वो इक्वल होगा। क्योंकि देखो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या इसका वैल्यू 2 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 2 लाना था तो 2 लाना था, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम इधर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इस वजह से जब इसको हम बैलेंस्ड करेंगे तो इसके पहले हम 2 लगा देंगे, ठीक है। अब ये मत समझना कि ये बैलेंस्ड हो गया, इसमें ऑक्सीजन फिलहाल अभी बैलेंस्ड है, बट एक बात हमेशा याद रखना। चलो इसको मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 2 आया था, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। कौन कौन सा एलिमेंट्स था, मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था। ओके चलो, तो अभी हमने क्या बैलेंस्ड किया, ऑक्सीजन। हमेशा रूल याद रखना, रूल ये याद रखना कि जब भी तुम बैलेंस करोगे, पहले मैंने मैग्नीशियम को बैलेंस किया, फिर मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया। अब फिर से एक बार चेक जरूर कर लेना कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है, मतलब नीचे जाके फिर ऊपर तुमको आना है। तो अब अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो देखो यहाँ मैग्नीशियम का नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 है। यहाँ पे मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम्स 2 हो गए, मतलब अब यहाँ पे मैग्नीशियम भाई बैलेंस नहीं है, पहले मैग्नीशियम बैलेंस था बट अब यहाँ पे नहीं है। तो फिर से इन दोनों को इक्वल करना है, तो अब इक्वल कैसे होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा,
ये 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा। मतलब मैग्नीशियम में हम 2 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नीशियम में 2 से यहाँ पे हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे मैग्नीशियम में 2 लगा देंगे। अब बैलेंस करके देखो, मैग्नीशियम इधर भी 2 है, मैग्नीशियम इधर भी 2 है। चलो मैग्नीशियम बैलेंस्ड है। इसके नीचे आते हैं, क्या ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, चेक करते हैं। ऑक्सीजन इधर 2 है, यहाँ पर भी देखो ऑक्सीजन, यहाँ पर ये 2 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन का भी यहाँ पे 2 है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे 2 लगा दिए, यहाँ पे 2 लगा दिए, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। तो बैलेंसिंग का रूल यही है कि आप जितने एलिमेंट्स है पहले उसको लिख दो, फिर एक एक करके बैलेंस करते जाओ और फिर ऊपर जाओ, ऐसे करना है। ठीक है, अब जैसे देखो इसको बैलेंस करते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो एक मेरा एलिमेंट्स क्या है, Fe है। ठीक है, Fe है। और क्या एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है। चलो भाई हाइड्रोजन है, इसको ले लो। और एक है मेरा ऑक्सीजन। यहाँ पे 3 तरह के एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिए हुए। ठीक है, 3 तरह के एलिमेंट्स है। अब इसको बैलेंस करो। Fe इधर कितना है, Fe इधर 2 है, इधर Fe कितना है, Fe इधर 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे 2 कर दिए, तो Fe मेरा बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, Fe2। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन इधर कितना है, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है। तो भाई हाइड्रोजन फिलहाल बैलेंस्ड है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस देखते हैं। ठीक है, क्योंकि Fe और हाइड्रोजन H ये दोनों बैलेंस है। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इधर भाई 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 मिनट, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, यहाँ पे Fe में मैंने 2 लगाया था। ठीक है, चलो ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 3 है। अब ये दो बैलेंस्ड है नहीं, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको भी 3 करना पड़ेगा ना। तो चलो इसको हम 3 से इधर कर दिए मल्टीप्लाई, तो अब ये 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी मैंने रूल क्या सिखाया था कि पहले जितने एलिमेंट्स है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और बैलेंस करने के बाद फिर हम ऊपर से एक बार चेक करेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं है, सारा बैलेंस हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे Fe2 हुआ, Fe2 है, चलो ये बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन कितना है, 3 2 6 है। हाइड्रोजन यहाँ पे देख लो, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है भाई। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो अब इस हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा, इधर कम है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब तो 6 होगा ना, क्योंकि 6 लाना था। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 डाल देंगे। अब नीचे नहीं जाना है, फिर ऊपर जाना है, फिर चेक करना है कि Fe बैलेंस्ड है कि नहीं। चलो Fe बैलेंस, इधर 2 इधर 2। हाइड्रोजन 3 2 6, यहाँ पर भी 3 2 6, चलो हाइड्रोजन बैलेंस्ड। ऑक्सीजन देखो इधर 3 है, इधर 3 है, मतलब कि ये इक्वेशन अब क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, तो बस इसी तरह से बैलेंस करते हैं, सारे एलिमेंट्स को लिख लो और एक एक करके बैलेंस करते जाओ, और जब बैलेंस्ड हो जाए तो फिर एक बार ऊपर से फिर से चेक करो कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। बहुत ही इजीली तुम बैलेंस्ड कर लोगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के देखो मेनली 4 टाइप्स हैं, हालांकि आगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन मेनली अगर केमिकल रिएक्शंस के टाइप की बात करो तो मेनली 4 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना, ये भी 3 टाइप का होता है। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और तीसरा होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलो एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जानते हैं। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब वैसे रिएक्शन जो 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हो, इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे ये एरो की इधर वाला रिएक्टेंट होता है, मैंने पहले ही बताया था। तो डेफिनेशन क्या था कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता हो। देखो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है एंड 2 रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया? 2 रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता हो, इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हुआ? डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोज्ड होना। मतलब वैसे केमिकल रिएक्शन जो कंपाउंड ब्रेकडाउन होके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में वो फॉर्म कर लेता हो, इसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। मतलब तुम कॉम्बिनेशन का इसका ठीक उल्टा कह सकते हो। इसमें क्या था कि 2 या 2 से ज़्यादा
एलिमेंट्स मिलके या दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था। इसमें उल्टा है, इसमें रिएक्टेंट साइड में एक सिंगल होगा एंड इधर दो या दो से ज़्यादा होगा प्रोडक्ट। ठीक है, डिकम्पोज होके दो से ज़्यादा प्रोडक्ट वो फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा वो तीन तरीके का होगा, एक थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तीन तरह का डिकम्पोजिशन होता है। व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन? तो जब डिकम्पोजिशन हीटिंग के वजह से हो, हीट करने की वजह से वो डिकम्पोज होता हो, तो इसको हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, देखो हीट का ये डेल्टा का साइन होता है हीट। ठीक है, अगर तुम डायरेक्ट डेल्टा भी लिख दोगे तो चलेगा, ओके, क्योंकि ये हीट का साइन होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम यहाँ पे देखो हीट कर रहे हैं, तो इससे हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो देखो यहाँ पे देखो इधर क्या है, ये इधर रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे एक ही कंपाउंड है, इधर दो या दो से ज़्यादा हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, देखो कॉम्बिनेशन का ठीक ये उल्टा हो रहा है ना। इसी प्रकार से कॉपर कार्बोनेट को हम भी यहाँ पे हीट कर रहे हैं, तो कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। और एक बात हमेशा याद रख लेना कि जब भी रिएक्टेंट साइड में कार्बोनेट रहे, जब भी रिएक्टेंट साइड में कार्बोनेट रहे तो प्रोडक्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ये कंपलसरी होता है। तो रिएक्शन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना कि जब भी तुमको रिएक्टेंट साइड में कार्बोनेट मिल जाए ना, प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो, क्योंकि वो होना ही होना है। ठीक है, तो ये पहला तुम्हारा हुआ थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हीट से डिकम्पोज हुआ। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी पास करके किसी रिएक्शन को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, जैसे वाटर में अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो ज़्यादा प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन हुआ है कैसे हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से। यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन हुआ कैसे हुआ, हीट पास करने से। और एक तीसरा जो डिकम्पोजिशन होता है वो सन के लाइट के वजह से होता है, क्योंकि सन के लाइट इसके वजह से भी तो वो हीट मिल रहा है उसको। तो जैसे सिल्वर क्लोराइड को अगर सन के पास मतलब सन के प्रेजेंस में रख दो, मतलब बाहर में अगर इसको रख दो, तो सिल्वर और क्लोरीन ये दोनों ना अलग अलग हो जाता है। ठीक है, मतलब डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये तीन तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो वैसे रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर लेता हो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड से, तो इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल तुम यहाँ पे देख सकते हो। जैसे देखो जो Fe होता है यानी आयरन जो होता है ना, वो कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है। अब सर ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा लेस रिएक्टिव है, कौन सा मोर रिएक्टिव है? तो इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज हमको याद करना पड़ता है। इसके लिए कुछ ट्रिक भी होता है जो कि आगे तुम मेटल नॉन मेटल में जब जाओगे तो मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ पे ये जान लो कि जो आयरन होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, जो कॉपर होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। तो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा इस मोर रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर लेगा। मतलब इस कॉपर को हटा के देखो यहाँ पे Fe आ गया, मतलब आयरन आ गया, और कॉपर देखो इधर हट गया, मतलब इसको कॉपर को आयरन क्या किया, डिस्प्लेस कर लिया। ठीक है, तो यही चीज़ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की लेस रिएक्टिव एलिमेंट को मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, तो इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है दो कंपाउंड्स के बीच में। दो कंपाउंड्स के बीच में इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। जैसे यहाँ पे देखो बेरियम क्लोराइड एक कंपाउंड हो गया एंड सोडियम सल्फेट एक कंपाउंड हो गया, एंड यहाँ पे ये दोनों के में आयंस का एक्सचेंज कैसे होगा, तो याद रखना जैसे बेरियम जो होता है ना इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह सोडियम में भी पॉजिटिव चार्ज होता है, सल्फेट में नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखो ये जो प्लस होगा इस माइनस के साथ आ जाएगा, और ये जो माइनस वाला है इस प्लस के साथ आ जाएगा। तो यहाँ से देखो सोडियम और क्लोरीन मतलब सोडियम क्लोराइड वो एक साथ बन जाएगा, और BaSO4 यहाँ पे देखो ये एक साथ हो गया। ठीक है, हालांकि बेरियम में 2 प्लस का साइन होता है याद रखना, और सल्फेट में 2 नेगेटिव साइन होता है। अब ये फॉर्मूला बनाने के लिए जब मैं सिखाऊंगा ना तो तुमको ये प्लस माइनस वाला चार्ज उसमें तुमको मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। अगर तुमको फॉर्मूला बनाने के लिए नहीं आएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे तुमको मैं समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो जो तुम्हारा मेनली 4 टाइप का केमिकल रिएक्शन था वो खत्म हो चुका है। एक ये भी तुम्हारा केमिकल रिएक्शंस में ही आता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन को हम लोग ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइज्ड होना भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा, या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहाँ पे कॉपर क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे रिमूव हुआ, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 3 था, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे कहीं ना कहीं रिमूव हुआ है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन ऑफ एडिशन, ऑक्सीजन ऐड होना या फिर हाइड्रोजन रिमूव होना, ये दोनों का दोनों ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। एंड इसी का ठीक उल्टा है तुम्हारा रिडक्शन। इसी का ठीक उल्टा क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन को हम रिडक्टेंट या फिर रिड्यूस्ड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, या तो हाइड्रोजन का ऐड होता है, हाइड्रोजन का स्पेलिंग गलती है, थोड़ा देख लेना, इसमें या तो हाइड्रोजन का एडिशन होता है या तो ऑक्सीजन का रिमूव होता है, मतलब उल्टा होता है। तो यहाँ से हमने 2 चीज़ें सीखी कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा। रिडक्शन में क्या होता है कि या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या फिर ऑक्सीजन रिमूव होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, देखो MgO में ऑक्सीजन देखो यहाँ पे हट गया और यहाँ पे ये एरो गलत जगह पे है, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो हट गया है, यहाँ पे मैग्नीशियम आ गया, ऑक्सीजन हट गया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एरो थोड़ा सा गलत जगह पे चला गया, ठीक है, एरो इसके साथ होगा, इसके साथ में, ठीक है ना, इसके साथ होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हटा है ना, तो ऑक्सीजन हटा है तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यानी कि ये रिडक्शन हुआ, ठीक है। तो याद रखना, अगर या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव हो गया उल्टा, तो वो हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है। एंड अब आ जाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। तो वैसा रिएक्शन जिसमें किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हो, किसी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कहते हैं। देखो यहाँ पे यहाँ से देखो ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ऑक्सीजन यहाँ से देखो रिमूव हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है ना, मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हुआ, इस वजह से इसको हम कहें रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। जबकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन ऐड हुआ मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो देखो एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलो आगे हम लोग यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। भाई बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, अगर तुमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इजीली तुम्हारा हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब हो गया रिडक्शन, जो रिडक्शन पढ़ा है ना वही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ये वाला रिएक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ था, ऑक्सीजन रिमूव हुआ था, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो तुमको अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हम लोग देखेंगे कि रिडक्शन कहाँ पे हुआ है, तो रिडक्शन यहाँ पे हुआ, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है रिडक्शन। एंड ठीक इसी का उल्टा तुम्हारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा। जैसे यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ऐड हो गया, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट अगर पूछ दे कि इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, H2। हमेशा ऑक्सीडेशन पूछे, ऑक्सीडाइज्ड पूछे, रिडक्शन रिड्यूस्ड पूछे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ भी पूछे, हमेशा याद रखना कि तुमको हमेशा रिएक्टेंट साइड वाला ही लेना है। अगर इसी में पूछ देता कि बता इसमें कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, यहाँ से देखो यहाँ पर ऑक्सीजन जो था वो रिमूव हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, मतलब कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ है। कभी भी हम प्रोडक्ट वाला आंसर नहीं लिखते हैं, हमेशा हम रिएक्टेंट वाला ही आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो बस इस बात को ध्यान में रखना है। एक छोटा सा और टर्म है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो होता है,
तो उस केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए हम लोग उसमें कैटलिस्ट को ऐड करते हैं। तो कैटलिस्ट क्या होता है? एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज करे, ठीक है, इट सेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड, मतलब खुद को बिना कंज्यूम्ड किए हुए, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। सिंपल से समझना कि कोई रिएक्शन है, अगर उसका रिएक्शन स्लो हो रहा है तो उसके रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाने के लिए हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं, ठीक है, वही होता है कैटलिस्ट, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा आ गया कोरोजन। अब कोरोजन मतलब तुम समझ ही रहे होगे क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्शन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स, मतलब स्लो कन्वर्शन होता है मेटल का किसी अनडिजायरेबल कंपाउंड्स में ड्यू टू देयर रिएक्शन हो जाने की वजह से, किसके साथ? तो ऑक्सीजन, वाटर या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है उसके साथ रिएक्ट होके, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है ना, तो उसके साथ वो रिएक्ट करके रिएक्ट हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोजन। मतलब कोरोजन मतलब क्या हो गया कि ये एक ऐसा स्लो प्रोसेस होता है। कोरोजन क्या एक तरह का एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिसमें जो मेटल होता है वो एक अलग सब्सटेंस में वो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लोहे में जंग लग जाना, दैट इज कॉल्ड, वही है कोरोजन, ठीक है। तो जब मेटल था तो वो तो चलो ठीक है, एक नया सब्सटेंस था, लेकिन जब जंग लग गया तो उसको हम एक नया दूसरा सब्सटेंस बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब आगे है रस्टिंग। रस्टिंग मतलब क्या हो गया? वही जंग लगना। तो आयरन जो लोहा होता है, व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, जब आयरन ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर फॉर्म्स ऑफ रेड सब्सटेंसेस के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक रेड सब्सटेंसेस का मॉइस्चर जो होता है वो फॉर्म कर लेता है, इसी को हम रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। जब लोहे में जो जंग लग रहा है ना, ये हो गया रस्ट, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कोरोजन। दैट इज सिंपल है, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ लोहे में जंग लगना, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कोरोजन। और जंग लगना इसको कहेंगे रस्टिंग, ठीक है। जंग लग गया इसको क्या कहेंगे? रस्ट। अच्छा, क्वेश्चन आ जाता है कि हम लोग जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं? व्हाट आर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन? तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जैसे पेंट कर देना, ऑयलिंग करना, ग्रेजिंग करना, गैल्वनाइजेशन करना। गैल्वनाइजेशन मतलब किसी जिंक के ऊपर, मतलब जिंक का परत मेटल के ऊपर चढ़ा देना। क्रोम प्लांटिंग होता है। क्रोम प्लाटिंग में क्या होता है? क्रोम प्लांटिंग में होता है कि इसमें क्रोमियम की एक परत चढ़ाई जाती है। गैल्वनाइजेशन में जिंक की परत चढ़ाई जाती है, क्रोम प्लाटिंग में क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। एनोडाइजिंग या फिर मेकिंग ऑलवाइज का मतलब हो गया कि उसके ऊपर में एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है ताकि कोरोड वो नहीं हो, क्योंकि ये जो जिंक होता है, क्रोमियम होता है या एल्युमिनियम होता है, जल्दी कोरोड नहीं होता है, ठीक है। चलो अब एक लास्ट टॉपिक हम लोग का बच गया, रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? देखो, हम लोग जब कोई भी फूड मटेरियल्स खाते हैं तो उसका टेस्ट या फिर ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? स्मेल, ठीक है। तो द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड मटेरियल्स कॉन्टेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस। तो जब हम कोई फूड मटेरियल्स खाते हैं एंड अगर इस फूड मटेरियल का टेस्ट या स्मेल दोनों का चेंज हो जाता हो, ठीक है, चेंज हो जाता हो, क्यों चेंज होता है? तो इसको अगर हम खुला हवा में लंबे समय तक रख देते हैं तब उसका टेस्ट और जो स्मेल होगा वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रेंसिड हो जाता है, यानी कि जो भोजन होती है वो खराब हो जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। भोजन का खराब होना, फूड का खराब होना, इसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। ओके, यहाँ पे रेंसिडिटी का भी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे टी छूटा हुआ है। ये किसके कारण होता है? तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड। फूड में जो फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है तो उसके ऑक्सीडेशन के वजह से ये रेंसिडिटी होता है, मतलब फूड जो होता है वो खराब होता है। इसको बचाया कैसे जाता है? अगर मान के चलो कोई फूड है उसको लंबे समय तक हमको रखना है तो उसको हम बचाएंगे कैसे? तो पहला है कि यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी कि एड्स सब्सटेंसेस लाइक विटामिन ई टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। कुछ हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ सब्सटेंसेस उसमें ऐड कर देते हैं विटामिन ई का, जिससे कि वो ऑक्सीडेशन ना हो। दूसरा कि हम लोग नाइट्रोजन गैस का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखते होंगे जो चिप्स वगैरह खाते हैं तो चिप्स के अंदर में ना नाइट्रोजन की गैसेस भी डाली जाती है उसमें। उससे क्या होता है कि तुम्हारा जो चिप्स वगैरह होता है ना वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, ये हो गया रेंसिडिटी। एंड चैप्टर तुम्हारा
मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर तुमको इसका नोट्स डाउनलोड करना होगा या साइंस के किसी भी चैप्टर का नोट्स डाउनलोड करना होगा, सोशल साइंस का बेस्ट नोट्स डाउनलोड करना होगा, तो तुम हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना। हमारे ऐप का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, सर्च करोगे स्टूडेंट लाइव तो वहाँ से तुम हमारे ऐप को इंस्टॉल करके हर सब्जेक्ट के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारे तुमको स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के भी चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।